हेलो दोस्तों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल ऑडियो बुक हिंदी में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नीलिमा और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ प्यार भरी खट्टी मीठी कहानियां। आज का ये वीडियो देख के आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसकी ड्यूरेशन इतनी कम क्यों है, ये कहानी इतनी छोटी क्यों है। उसकी वजह ये है कि इतने दिनों से वो लंबी लंबी मर्डर मिस्ट्रीज पढ़ते पढ़ते ना मैं बोर हो गई थी बिल्कुल, और मुझे लगा आप लोग भी बोर हो गए होंगे। तो फॉर अ चेंज आएंगे, वापस उस ट्रैक पे भी आएंगे, लेकिन बीच में कुछ दिन के लिए फॉर अ चेंज किसी और बारे में बात करते हैं। आज की कहानी जो है वो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन उसमें जो बात है ना वो बहुत बड़ी है। अब वो बात क्या है, कहाँ से आई है, वो अभी हम देखते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये कहानी हमारे देश में शायद बच्चों बड़ों सबको पता होती है। बहुत सी स्कूलों की किताबों में भी शायद ये है, लेकिन वहाँ पे भी इसे बस एक बहुत ही मशीनी तरीके से पढ़ा दिया जाता है। बहुत साल पहले दुनिया में एक देश होता था जिसका नाम था रूस। वैसे आज भी है, लेकिन उस टाइम भी होता था। वहाँ पे एक बहुत ही बड़े, बहुत ही महान, बड़े ही ज्ञानी ध्यानी पंडित जी पैदा हुए थे जिनका नाम था एंटन चेखव। अब आप कहोगे यार नीलिमा तेरा दिमाग खराब हो गया है, एंटन चेखव को कौन नहीं जानता। वो कोई पंडित थे? वो तो लेखक थे, अच्छी अच्छी कहानियां लिखते थे और भी ये वो नाटक वाटक और पता नहीं क्या क्या। हाँ तो चलो आपकी बात मान ली, थे लेखक थे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ थे, लेकिन उनसे ज्यादा बड़े वो पंडित थे। यहाँ पर पंडित से मेरा मतलब वो पुरोहिताई पूजा करने वाले वो पंडित नहीं। पंडित से मेरा मतलब है भविष्य बताने वाले, नॉस्ट्राडामस से भी बड़े। अब बंदे ने ये कहानी लिखी 1884 में, यानी 1884 में। तो अब भाई अगर वो पंडित ना होते, मतलब भविष्यवक्ता ना होते, तो उन्हें ये बात कैसे पता होती कि जो वो लिख रहे हैं उस कहानी में, सिर्फ 2 पेज की कहानी है, 2 पेज में वो जो लिख रहे हैं वो आगे आने वाले युगों युगों तक सिर्फ रूस में नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में, हर शहर में, हर गली कूचे, हर नुक्कड़, हर जगह पे और हर हालात में वो बात सच और सटीक साबित होने वाली है। तो इस बात से तो साफ पता चलता है ना कि वो पंडित ही थे। अब कहानी का नाम क्या था? कहानी का नाम था द कैमेलियन। कैमेलियन मतलब गिरगिट। गिरगिट को तो आप सब जानते ही होंगे, एक जानवर होता है छिपकली जैसा। उसकी खास बात यह होती है उसके आसपास जो भी माहौल होता है, जो भी कुछ हो रहा होता है, वो उसके हिसाब से अपना रंग बदल लेता है और उस पूरे माहौल में ऐसे फिट हो जाता है, ऐसे छिप जाता है, ऐसे एक मेक हो जाता है कि जैसे वो पूरा उसी का हिस्सा हो। अब ये गुण उसको तो दिया था प्रकृति ने, इसलिए ताकि वो अपने दुश्मनों से बच जाए, कि कोई आके अचानक से उसे मार ना दे। तो बेचारे को अपने जान बचाने के लिए ये ऐसा एक फायदा नेचर ने दे दिया। लेकिन यही गुण जब इंसान के अंदर आ जाता है तो वो उसकी जान बचाने के लिए नहीं, वो उसका काम बनाने का काम करता है। और ये गुण इंसान को प्रकृति ने नहीं दिया, ये उसने अपने आप ही सीखा है। कहाँ से सीखा, किसने सिखाया, क्यों सीखा, वो तो पता नहीं, लेकिन सीखा और बहुत अच्छी तरह से सीखा। इतनी अच्छी तरह से कि कई बार तो ऐसे लोगों को देख के वाह वाह कहने का मन करता है। अब ये कहानी जो है भाई रशिया के लेखक ने लिखी है, तो कैरेक्टर्स के नाम भी रशियन ही होंगे। लेकिन इस कहानी में रशियन नामों को रखना इसके साथ बड़ा ही अन्याय होगा, क्योंकि ये तो दुनिया के हर देश में हर जगह पर फिट बैठती है। तो फिर खाली रशियन नाम ही क्यों? इसीलिए मैंने इसमें से सारे रशियन नामों को हटा दिया है और सिर्फ उनके डेजिग्नेशंस, यानी कि वो क्या हैं, जैसे सिपाही है, इंस्पेक्टर है, बस वही रखे हैं, ताकि ये देश और काल की सीमाओं में बंधी ना रहे। वैसे तो इसमें किसी खास जगह का भी कोई जिक्र नहीं है और ना ही मैंने ऐसा करने की कोशिश की है, लेकिन मोटा मोटी ये मान के चलिएगा कि ये किस्सा देश की राजधानी के किसी हिस्से का है। तो चलिए अब आपको और ज्यादा नहीं पकाती हूँ और कहानी को शुरू करते हैं। तो पेश है कहानी गिरगिट। अपना नया कोट पहने और हाथ में एक बंडल लिए पुलिस इंस्पेक्टर बाजार से गुजर रहा था। उसके पीछे पीछे लाल बालों वाला एक सिपाही चल रहा था। उसके हाथ में एक बड़ी सी टोकरी थी जो ऊपर तक ठसाठस भरी हुई थी, खुशबू की लपटें मारते उन हाफुस आमों से जो वो अभी पीछे किसी दुकानदार से उगाही करके लाए थे। बाजार में चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी।
यहाँ तक कि परिंदे तक पर नहीं फड़फड़ा रहे थे। छोटी छोटी दुकानों और शराब घरों के खुले हुए दरवाजे मायूसी से मुंह बाए खड़े थे। सड़क पर कोई इंसान तो दूर, कोई भीख मांगने वाला तक भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक इंस्पेक्टर के कानों से एक बड़ी ही तीखी सी आवाज टकराई। हरामी का पिल्ला मुझे काटने की कोशिश कर रहा है। छोकरो, पकड़ लो साले को, बचने ना पाए। ला हौल विला कुव्वत। इसकी इतनी मजाल, मैं कहे देता हूँ मियाँ, मुझे काट खाना आसान नहीं है। इसके साथ ही किसी कुत्ते के कैं कैं करने की आवाज आई। जिस दिशा से वो आवाज आ रही थी, इंस्पेक्टर उसी तरफ मुड़ गया। उसने देखा कि एक लकड़ी के दुकानदार के बाड़े से एक कुत्ता 3 टांगों के बल भागा चला आ रहा है और उसके पीछे पीछे सस्ते प्रिंट की कमीज और खुले बटनों की बास्कट पहने अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाए एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। लड़खड़ाते हुए उस आदमी ने कुत्ते की पिछली टांग पकड़ ली। कुत्ता और जोर से कैं कैं करके चिल्लाया। वो आदमी भी पूरी ताकत से गला फाड़कर चिल्लाया, साले तुझे जाने नहीं दूंगा। कुछ ही पल में ऊँघते हुए चेहरे दुकानों से निकल पड़े और देखते देखते लकड़ी के बाड़े के चारों तरफ अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इस तरह से मानो अचानक कहीं से जमीन फाड़कर निकल आई हो। सिपाही ने धीमे स्वर में इंस्पेक्टर से कहा, सर जी, यो तो लागे से कोई दंगा हो गया से। इंस्पेक्टर ने भीड़ की तरफ कदम बढ़ाए। जिस आदमी ने झपट कर कुत्ते की टांग पकड़ी थी, वो अपनी एक उंगली भीड़ को दिखा रहा था। उस उंगली से खून बह रहा था। उसके गुस्साए हुए चेहरे से ये साफ दिख रहा था कि वो कुत्ते को बिना उसकी हिमाकत का मजा चखाए छोड़ेगा नहीं। खून से लथपथ उसकी उंगली उस समय उसके लिए जैसे विजय का झंडा बन गई थी और वो उसे लहरा लहरा कर सबको दिखा रहा था। इंस्पेक्टर ने पहचान लिया कि वो आदमी वहीं के बाजार का सुनार है। भीड़ के बीचों बीच कैद हो जाने पर कुत्ता अपनी अगली टांगे फैलाकर बैठ गया था और थर थर कांप रहा था। वो एक सफेद रंग का बूढ़ा सा कुत्ता था, नुकीली नाक और पीठ पर एक पीले धब्बे वाला। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उनमें डर था और दुर्भाग्य की आशंका। भीड़ में से रास्ता बनाते हुए इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या बात है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी उंगली ऐसे क्यों पकड़ी है? अभी अभी कौन चिल्लाया था यहाँ? सुनार ने अपने मुंह के सामने हाथ लगाकर खांसते हुए कहा, हुजूर, मैं तो बस एक मेमने की तरह चुपचाप चला जा रहा था। मुझे इस बारे में दुकानदार से लकड़ी खरीदने के बारे में कुछ बात करनी थी, लेकिन इस शैतान ने अचानक ही बिना किसी कारण के मेरी उंगली काट खाई। हुजूर तो जानते हैं कि मैं एक बहुत ही गरीब मजदूर हूँ। मेरा पेशा मेहनत ज़दा लोगों वाला पेशा है। इस कुत्ते के मालिक से मुझे हर्जाना दिलवाइए हुजूर। मुझे तो लगता है कि मैं इस उंगली को 1 हफ्ते तक हिला भी नहीं सकूंगा। अब हुजूरे वाला, कानून ये थोड़ी कहता है कि हम खूंखार जानवरों की हरकतें बर्दाश्त करते रहें। ऐसे तो हर कोई काटना शुरू कर देगा और जिंदगी रहने के काबिल ही नहीं रह जाएगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इंस्पेक्टर ने खांसते और भौहें सिकोड़ते हुए रूखे स्वर में कहा। ये किसका कुत्ता है? मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। जो लोग अपने कुत्तों को लावारिस छोड़ देते हैं, उन्हें इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। जो लोग कायदे कानून नहीं मानना चाहते, उनके साथ सख्ती बरते जाने का यही मौका है। जिस भी बदमाश का ये कुत्ता है, उसे तब पता चलेगा जब उसके ऊपर मैं जुर्माना लगाऊंगा। तब मैं पूछूंगा, कहो बच्चू, कुत्तों और मवेशियों को लावारिस छोड़ देने का मजा आया? अगर मैंने उस साले को नाकों चने ना चबवा दिए तो मेरा भी नाम इंस्पेक्टर नहीं। फिर वो सिपाही की तरफ मुड़ा और बोला, जरा पता लगाओ कि ये कुत्ता किसका है और फिर सारी रिपोर्ट लिखो। इस कुत्ते को इसी समय जान से मार दिया जाना चाहिए। मुझे तो लगता है ये पागल है। फिर वो भीड़ की तरफ मुड़कर बोला, मैं एक बार फिर से पूछता हूं, ये कुत्ता किसका है? भीड़ में से किसी की आवाज आई, साहब जी, मेरे ख्याल से ये मुख्यमंत्री जी का कुत्ता है। किसका? खुजली वाले मुख्यमंत्री जी का। सिपाही, जरा मेरा कोट तो पकड़ो। उफ, कितनी गर्मी है, शायद बारिश होने वाली है। फिर इंस्पेक्टर सुनार की तरफ मुड़ा और उससे बोला, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि इस कुत्ते ने तुम्हें काटा कैसे? तुम्हारी उंगली इसे मिली कैसे? तुम बांस जितने लंबे और ये कुत्ता सिर्फ 2 बिलात का। तुमने अपनी उंगली में जरूर कोई कील मार ली होगी और इस कुत्ते को पकड़कर हर्जाना वसूल करने का एक बहाना बना लिया। तुम सारे के सारे एक नंबर के बदमाश हो।
मैं तुम सबको अच्छी तरह जानता हूँ। तभी भीड़ में से किसी ने कहा, अरे हुजूर, ये सुनार तो हमेशा ही कोई ना कोई बदमाशी किया करता है। इसने मजाक करने के लिए जलती हुई सिगरेट से कुत्ते की नाक जलाई, तभी तो कुत्ता इसके ऊपर झपटा था। सुनार ने उस व्यक्ति से कहा, अबे ओ मियां भैंगे, क्या आपने मुझे ऐसे करते देखा था? अपने झूठ और बदमाशियों को अपने झोले में डालकर रखिए मियां। इंस्पेक्टर साहब बड़े ही अक्लमंद आदमी हैं, वो खुद जान लेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। अगर मैं झूठ बोलूं तो अदालत मुझे सजा दे सकती है। कानून में साफ साफ कहा गया है कि अब सब आदमी बराबर हैं। खुद मेरे एक भाईजान पुलिस में है, अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको उनका नाम बता सकता हूँ। ज्यादा बहस मत करो, इंस्पेक्टर ने कहा। सिपाही इस बीच खड़ा कुछ सोच रहा था। काफी सोच विचार करने के बाद उसने कहा, ना जी सर जी, यो कुत्ता मंत्री जी का कोनी। इस नस्ल का कोई भी कुत्ता मंत्री जी के पास कोनी। उनके तो सारे कुत्तर पॉइंटर नस्ल के हैं। क्या तुम्हें पक्का पता है? इंस्पेक्टर ने पूछा। हाँ जी हुजूर, मैंने पक्का बेरस है, सिपाही ने उत्तर दिया। हाँ, मेरे ख्याल से तुम ठीक ही कहते हो, इंस्पेक्टर ने कहा। मंत्री जी के कुत्ते काफी बढ़िया किस्म के हैं और उनके ऊपर काफी खर्च भी किया जाता है। और इस कुत्ते को देखो, कितना बदसूरत है, साले के ऊपर धूल उड़ती है। कोई भी शरीफ आदमी भला ऐसा कुत्ता क्यों पालेगा? अगर यही कुत्ता कश्मीर में होता तो बिना कानून की परवाह किए कोई भी इसे 1 मिनट में खत्म कर देता। देखो सुनार, इस कुत्ते ने तुम्हारे ऊपर हमला किया है, और वो भी इतनी बुरी तरह से। इसे छोड़ना मत और अच्छी तरह से सबक सिखाना। यही मौका है तुम्हारे पास। अचानक सिपाही ने फिर से कहा, सर जी कुछ कंफ्यूजन हैगा, शायद यो मंत्री जी का ही कुत्ता से। कुछ ठीक से समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन पहला मैंने सिविल लाइंस में उनके घर के आगे ऐसा ही कुत्ता घूमते देखा था। हाँ हाँ, ये मंत्री जी का ही कुत्ता है, भीड़ में से किसी ने कहा। अच्छा, सिपाही मेरा कोट दो, मुझे हवा से कंपकपी आ रही है। और एक काम करो, इस कुत्ते को मंत्री जी के यहाँ लेकर जाओ। अगर उनका हो तो उनसे कहना कि ये मुझे मिला था, इसलिए मैंने इसे भिजवाया है। उनके यहाँ कह देना कि इसे गलियों में ऐसे ना निकलने दिया करें। ये एक शाही कुत्ता है। अगर हर ऐरा गैरा बदतमीज इसकी नाक में सिगरेट लगाएगा तो ये तो बेचारा बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। कुत्ता एक बड़ा ही नाजुक जानवर होता है और मंत्री जी के कुत्ते की तो शाही तरीके से देखभाल होनी चाहिए। उसके बाद इंस्पेक्टर ने सुनार से कहा, अबे तू ये उंगली अभी तक उठाए खड़ा है, हाथ नीचे कर, बदतमीज कहीं का, ये सारी तेरी गलती है। उसी समय भीड़ में से कुछ लोग सामने से आते हुए एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर बोले, लो भाई, मंत्री जी का रसोइया भी आ पहुंचा, बड़े मौके से आया है। भाई अब तुम ही देखकर बताओ कि ये कुत्ता क्या मंत्री जी का है? रसोइये ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, इंस्पेक्टर ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। ये तय हो गया कि ये एक लावारिस कुत्ता है। खड़े खड़े बात करने से क्या फायदा? कुत्ते को गोली मारो और मामला खत्म करो। तभी रसोइये ने उसे हाथ से रोकते हुए कहा, अरे इंस्पेक्टर, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। ये मंत्री जी का कुत्ता नहीं है, लेकिन उनके भाई का कुत्ता है। वो अभी कुछ दिन पहले ही मंत्री जी के यहाँ आए हैं। मंत्री जी को ऐसे बूढ़े कुत्ते पसंद नहीं हैं, लेकिन उनके भाई को हैं। इंस्पेक्टर के चेहरे पर एक बड़ी ही मोहक मुस्कान झलक उठी, मानो उसने अपने सामने साक्षात स्वर्ग के द्वार के दर्शन कर लिए हों। क्या मंत्री जी के भाई आए हुए हैं? ओहो, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या यहाँ कुछ दिन ठहरेंगे? हाँ, अभी वो रुकेंगे, रसोइये ने कहा। वाह, ये भी खूब रही, मैं तो उनसे मिलना ही चाह रहा था। तो ये उन्हीं का कुत्ता है। बड़ी खुशी हुई इसे देखकर। इसे उनके पास पहुंचा दो सिपाही। कितना खूबसूरत पिल्ला है, छोटा सा, प्यारा सा, क्यूटी सा। फिर उस कुत्ते को अपनी गोद में उठाकर पुचकारते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, शैतान, तूने उस आदमी की उंगली में काट खाया। कोई बात नहीं, आजा आजा, डरने की क्या बात है, कांप क्यों रहा है मेरे बच्चे? कुत्ता भौंकते हुए गुर्राया। ओहो, तो हुजूर नाराज हो गए, मान भी जाइए अब। कितना शानदार पिल्ला है। रसोइये ने कुत्ते को हाथ में लिया और उसे लेकर वहां से बाहर चला गया। भीड़ सुनार के ऊपर हंसने लगी। इंस्पेक्टर ने घूर कर उसे देखा और धमकी भरे स्वर में कहा,
देख लूंगा बेटे तुझे। अगर तेरे कहने में आकर मैंने मंत्री जी के भाई के कुत्ते को कुछ नुकसान पहुंचा दिया होता तो क्या होता। और फिर वो अपने कोट को अपने शरीर के चारों तरफ लपेटते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।